डोंट चूज द टॉप परफॉर्मर। जो आज टॉप परफॉर्मर है, आई विल बेट विथ यू 2 साल बाद वो नहीं होगा, कोई और होगा। सो मैं स्मॉल कैप में बैंक्स ढूंढ रहा हूँ। आई एम नॉट ओनली लुकिंग एट HDFC बैंक और लार्ज बैंक्स, आई एम लुकिंग एट मेनी स्मॉल साइज बैंक विच आर गुड क्वालिटी बैंक। स्मॉलर मिड कैप स्पेस है वो थोड़ा बहुत करेक्ट होने लगा बट नहीं हुआ. सो डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस? Nobody has a right answer, exact answer. Instead of talking about corrections, you should more focus on earning growth. जैसे हम देख रहे हैं अभी टोटल 1% रेपो रेट कम हो गया, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है ये प्रॉफिट मार्जिन्स पे? So rate cut is certainly an important element, but it is not the most important element. For example, China में rate cuts are plenty, but वहाँ पे the sentiment in the population yet is not very positive. So पैसा जो central bank ने वहाँ पे दिया है, it has gone back to the banking sector. मुझे एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करना है, मेरा क्या प्रोसेस रहना चाहिए? There is no one answer. कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिस पे आप अभी बहुत ज्यादा बुलिश हो? So आई एम होपिंग आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे हो, पर ये डेटा हमें बता रहा है कि आप चैनल पे वीडियोस देख तो रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं हो. तो अगर आप चाहते हो कि हम कंटिन्यूस बेसिस पे आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट कंडक्ट करते रहे, ऐसे ही स्क्रीनर बेस्ड वीडियोस बनाते रहे, ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस बनाते रहे, तो मेक श्योर करें आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहे. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियर सर. ये टाटा AMC में एक सीनियर फंड मैनेजर है जिनको करीबन 24 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रिसर्च और एनालिसिस की फील्ड में. आज के टाइम पे ये टाटा AMC में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं, टाटा का स्मॉल कैप फंड और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसका टोटल AUM अगर मैं ऐड करूँ तो 19,000 करोड़ को भी क्रॉस करता है. सो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो करीबन 20,000 करोड़ लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और हमको बताएंगे कि मार्केट्स के बारे में वो कैसे सोचते हैं, कैसे स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही अलग अलग डोमेन्स को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाते हैं. सो विद दिस आई वेलकम यू सर. टू बिगिन विद सर, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये लगता है जो बहुत ही सारे लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि जो स्पेशली जो स्मॉलर मिड कैप स्पेस है वो थोड़ा बहुत करेक्ट होने लगा था, वैल्यूएशंस दिखने लगे थे कि हाँ थोड़ा और करेक्शन आएगा तो नॉर्मल हो जाएंगे, बट नहीं हुआ. एंड इफ़ वी सी स्मॉल मिड कैप का वैल्यूएशन आज भी 30-35 के मल्टीपल पे ट्रेड होता है इंडेक्स लेवल पे भी, वेरएस लार्ज कैप 22-23 के मल्टीपल पे. सो डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस? So thank you so much for inviting me to your show, and more than happy to be here. So आपका पहला क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, and I will say that, and nobody has a right answer, exact answer. I may be go wrong on this, to take it with a pinch of salt, but मुझे ऐसा लगता है या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है that you have to, instead of talking about corrections, you should more focus on earning growth. अगर businesses प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, सो डीप करेक्शन सस्टेनेबल नहीं होता है. एंड ऐसे समय में जब ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ इज इन एवरीबडीज माइंड एंड रियलिटी ऑल्सो, अगर लंबे समय तक रह सके फ्रॉम वेयर वी आर टुडे, तो वैल्यूएशन भी थोड़े समय के लिए हाई हो जाता है, जो कि अभी है. And in fact, you go to past 4-5 years, and I will take 1 minute to explain this, is that, and very quickly, is that in 2008, the previous cycle where bull market was there, उस समय में listed corporate profit to GDP went to 6.8%, okay, which was our last peak. 2019 में 19-20 में ये नंबर 1.7% गिर गया था. So 6.8 went to 1.7%. GDP ग्रो होता गया बट प्रॉफिट ग्रोथ उतना हुआ नहीं, तो परसेंटेज GDP वेंट टू वेरी लो नंबर्स. फ्रॉम दैट बेस वी आर टुडे एट 5.3. सो फ्रॉम अ वेरी लो बेस पिछले 4-5 साल में कंपनीज इन द लिस्टेड स्पेस हैव ग्रोन प्रॉफिट्स एट 20-25% पर एनम कंसिस्टेंटली फॉर ईयर आफ्टर ईयर. जब ऐसा होता है तो जनरली आप इन्वेस्टर इतना ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि वो एक्सेल स्प्रेडशीट में आगे खींच देते हैं. करेक्ट. So you start as expecting good profit growth in future, and you also are willing to pay higher valuation for the same number, which is what has happened in the last 4-5 years. But having said this, where we are today, as I said, अभी हम 5.3 पे आए हैं. Previous peak was 6.8, so we are still not reached the peak. One more thing that I would add here
that compared to 2008, in the listed universe, profit margins have expanded by 400 plus basis points since Okay. then, Alright. which is sustainable in our opinion. और साथ ही साथ नए कंपनीज भी लिस्ट हुए हैं. So logically to us, this time we will cross 6.8 very easily, Okay. which means that we have probably crossed halfway through this journey of profit growth in this cycle. Correct. पर अभी पिक्चर बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है. करेक्ट. और सर जैसे आरबीआई जब इंटरवेन करता है और इंटरेस्ट रेट्स के साथ प्ले अराउंड करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, जैसे हम देख रहे हैं अभी टोटल 1% रेपो रेट कम हो गया है 2 सेशंस में, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है ये प्रॉफिट मार्जिन्स पे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी पे, सो हाउ डज दैट वर्क? So rate cut is certainly an important element, but it is not the most important element. I would rather say that it is the money supply and or let me put it differently, velocity of money जो हम हमारे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, which is that जब सेंटिमेंट सही होता है देश के प्रति या इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रति, अगर जनरली लोगों के मन में तेजी हो तो पैसा घूमता है. राइट. People don't hesitate to invest, and when you invest more for the long term future potential, economic activity booms. Right. I think what RBI has done, we believe that the more than rate cut, the infusion of liquidity, including in a CRR cut, जो अभी 100 basis point का CRR cut किया, in the system wide liquidity is already turned positive, and it will become even more positive going ahead. Correct. Which means that money की कमी नहीं है, अभी पैसे की कमी नहीं है या तंगी नहीं है. Banking sector will be flush with money. Correct. Is already flush, and it will be flush with money even more in future. So it can, in our opinion, experience tells us that it does certainly contribute to economic activity becoming better. So we are optimistic. It takes थोड़ा लैग के साथ आता है. फरवरी से चालू किया था आरबीआई ने रेट कट करना और लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना. Generally experience tells us that it takes anywhere between 9 months to 12 months. Okay. So maybe next February, we will, even if global economy slows down, which is what we are seeing today, I think India will be very stable or better. So we are optimistic. Correct. And with regards to this, जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो इकोनॉमी थोड़ा साइकिल बढ़ता है, पैसे ज़्यादा आते हैं, तो किसके पास पैसे ज़्यादा आते हैं, बिजनेसेस के पास या कंज्यूमर्स के पास? That depend करता है कि सेंटिमेंट क्या है. Okay. For example, China. Take a China example. China में rate cuts are plenty. Liquidity is being flushed by the central bank. But वहाँ पे the sentiment in the population yet, at this point in time, अभी तक तो what we see is not very positive. Because real estate cycle is going through its own corrections. Because of that, savings rate has gone up. So पैसा जो central bank ने वहाँ पे दिया है, it has gone back to the banking sector. And it is not being used. So velocity of money जो मैं बोल रहा था, वो इतनी फास्ट नहीं हुआ, वो वहाँ ग्रो नहीं हो रहा है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ. तो उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स आर doing very well, and hence GDP is still stabilized. But economic activity is not booming. Right. On the other hand, India में sentiment is good. So I would say that it can contribute to a reasonable pickup actually. Correct. Both business side and consumer Both business side and consumption side. That's and when we talk about interest rates, आपने कहा कि banks are flush with money, but generally when we see कि interest rates कम हुए हैं तो जो banking sector के margins होते हैं वो भी कम हो जाते हैं. तो but the valuations that we are seeing in private sector banking and banking in general, तो हम देख रहे हैं valuations थोड़े से सस्ते हैं compared to how they have been in the past 5 years rather, 5 साल पहले जो थे और आज से. तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ से बैंकिंग एज अ सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है? सो दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे. योर क्वेश्चन इज़ वैलिड. वन इज़ इन द लास्ट 4-5 years, which is because of global factors, more because of China, FIIs have taken money out of India. Right. So in our equity markets, as you've seen, हर साल FIIs ने बेचा है share. And banking sector was a very large exposure in their portfolios. Correct. So their exposure to banks have come down now. पहले they used to be overweight, now they are either weight to weight or underweight. जो data हमको दिखता है उसमें ऐसा लगता है कि they are now underweight banks and financial. So because of that is one technical factor why
banking sector didn't do well. The second is, as you rightly asked, the pressure on profitability because of rate cut first comes. So क्या होता है जब आप rate cut करते हो, so lending rate immediately cut हो जाता है, deposit rate cut होते होते और follow through होते होते टाइम लगता है. सो पहला जैसे अभी 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो गया है, तो 6 महीने के लिए या मे बी 9 महीने के लिए प्रेशर ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर ऑल बैंक्स विल बी क्वाइट हाई. करेक्ट. थोड़ा उन्होंने डिपॉजिट रेट कट किया है बट पूरा नहीं कर सकते, वो टाइम लगता है. सेकेंड हाफ ऑफ FY26 द करंट ईयर में उनको वो बेनिफिट ऑफ रेट कट, डिपॉजिट रेट कट का दिखेगा. बट इन द शॉर्ट टर्म, एज यू राइटली आस्क, प्रॉफिटेबिलिटी विल बी म्यूटेड, ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी विल बी म्यूटेड. But we take it as very positive because we are long-term investors, and what we are focusing on is that can they deliver 15% plus return on equity. Our view is that adhiktar banks, even public sector and private sector, whether it's small size banks, mid size banks or large size, we believe we are in a situation where हर बैंक 15% या उसके आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर कर सकता है over the next 2, 3, 4 years. Which means that your book value will grow at 14-15% a year. Correct. If your valuations are cheap, as you rightly said, banking sector is trading at below average valuations. Correct. For the last 10-15 years. Right. It is typically a recipe for very good risk reward. Correct. Which is why हम लोग positive हैं, हम लोग optimistic हैं. अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में आपने ROE को 2 बार एम्फसाइज दिया. बैंकिंग सेक्टर में ROE को इतना क्यों देखा जाता है? Because banks, your रॉ मटेरियल इज कैपिटल. राइट. ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल चाहिए. करेक्ट. उस कैपिटल पे आप कितना रिटर्न कमा सकते हो, उस पे आपको एक प्राइस टू बुक मिलता है. करेक्ट. सो द मोमेंट यू डिलीवर 15% प्लस ऑन दैट कैपिटल दैट यू रेज एवरी 2-3 years in the sector, shareholders will reward you. Correct. So since they are all, which is why I've said that अगर ये लोग 15% प्लस डिलीवर कर सकें, which हमको लगता है हो सकता है, and then your book value grows at 15% a year. So even if market doesn't give you higher valuation, हर साल compounding book का इतना हो रहा है, उसमें so से your प्राइस return भी should be कंपाउंड good. हो जाएगा तो रिटर्न शुड बी गुड. करेक्ट. एंड ये पूरा बैंकिंग एनालिसिस क्या आपके गाप के फ्रेमवर्क में भी आता है? ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का फ्रेमवर्क जिसको आप बहुत फॉलो करते हो, इज व्हाट वी हैव सीन यू स्पीक अबाउट. तो डज दैट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट गाप एनालिसिस एज वेल? So growth at reasonable, पहले तो Yes. basics is that you look for companies which can grow consistently, sustainably over a longer period of time. So the first point is, can banks grow at a sustainable pace at a longer period of time? The answer is yes. Because nominal GDP is growing at, let's say, 10% a year. Correct. Your credit will grow at a multiple of 1.2, 1.3 times, Correct. sometimes 1.5 times the nominal GDP growth. So normally we've seen 10 से 15% normally credit growth can happen for the sector. Correct. उसमें कुछ banks private banks we have seen historically are gaining market share. So if you choose your bank well, you can do a better job. Correct. Growth can be 20% also. So that growth is taken care of. The second aspect of growth at reasonable price that we look at is cash flow generation, which is, can you, in banking term, can you generate return on equity at a good pace, at a sustainable pace? Correct. तो उसका आंसर मैंने दिया कि मुझे लगता है कि ROEs can be 15%, close to 15% or better than that. Correct. For many of these banks at a consistent level. So that is taken care of. And lastly, reasonable price, which is आप जिस valuation पे ले रहे हो वहाँ से आपको valuation downside नहीं लगता हो, उल्टा upside लगता हो. So today banks are trading at below normal valuations compared to averages, and given the ROE profile, theoretically also they deserve a higher valuation. Correct. So all three criteria actually meet in banks. So सर लेकिन जब आप बैंकिंग एज अ सेक्टर बोलते हो तो हम वैल्यूएशंस कैसे देखें उसमें? डू वी सी द PE मल्टीपल, PB मल्टीपल, या फिर कोई ऐसी क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप वैल्यूएशन को एनालाइज कर सकते हो, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में? So see, there is a theoretical way obviously to value, which is the DCF model and ROA Right. tree and all those things that we look at in the banking sector. But ultimately it is never about what you see as numbers only. It is also about the quality of management team. Right. कौन चला रहा है बैंक को, लोगों का सोच, लोगों जो मैनेजमेंट टीम है उनकी सोच क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ क्या है, उसको मार्केट कैसे दिखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो मेनी फैक्टर्स कम. इट्स नॉट ओनली अबाउट वैल्यूएशंस.
सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स. और खासकर क्या है ना आजकल हमारे मार्केट में, विच आई नोटिस नाउ डेज ऑल्सो वेरी ऑफन, इज दैट शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है. विच मीन दैट लोग जब, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अगले 6 महीने बैंक्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आने वाला है, सबको पता है. एंड बिकॉज सबको पता है, नोबडी वांट्स टू बाय देम टुडे. राइट. इनफैक्ट दे आर सेइंग दैट 6 महीना है मेरे पास, मैं 6 महीने बाद बाय देखूंगा, करूंगा. अभी मैं कुछ और देख लेता हूँ. करेक्ट. That mentality is quite rampant in our markets. So हर तरह के इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं. So we take advantage of such situations. So GARP as a model actually is buying early, buying at a time when nobody is looking at it or ignoring, people are ignoring fundamentals. ऐसे समय में आपको क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है बिकॉज यू बाय एट गुड प्राइजेस एंड योर रिवॉर्ड कैन बी वेरी हेल्दी ओवर अ पीरियड, बट पेशेंस चाहिए होता है इसमें. करेक्ट. आप लेके अगले साल कमा लो ज़रूरी नहीं है. सो आई वुड से दैट देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. इट इज़ नॉट ओनली पी और प्राइस टू बुक और ROE, देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. करेक्ट. एंड जनरली सर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब इंडस्ट्री टेलविंड्स आते हैं या फिर इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो बढ़ने लगता है, तो बाकी शेयर्स भी उसके साथ, बाकी स्टॉक्स भी सिमिलर इंडस्ट्री के अपसाइड ट्रेंड में चले जाते हैं. जी. तो इंडस्ट्री का जो टेलविंड है, जहाँ पे सेंटिमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाता है और बढ़ाने लग जाता है, irrespective of what the results are coming for some of the companies. So how important do you think in general बैंकिंग सेक्टर के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए ऐसे टेलविंड्स इंपॉर्टेंट है ताकि कंसिस्टेंटली 2-3 साल अच्छा प्राइस मोमेंट रहे उनमें? Very important, I think. For a sector to get re-rate, you point out the very good factor is that, for example, consumer as a sector. 2009 से 2020 consumer companies, the top leaders, or most companies actually, grew profits at 15-20% a year after year. उस समय में कोई और सेक्टर इतना ग्रो कर नहीं रहा था. तो जो पी कंपनी का 10 होता था, आज फिर वो 50-60 पी हो गया. करेक्ट. सो मार्केट grew, gave them higher P and earning growth आपका return. So that was quite significant return period phase for consumer as sector. Then came pharma. कभी बीच में there are times when pharma came. IT sector for example, COVID years में IT sector grew very fast, 2 years, but P's went up significantly. So आज भी IT sector gets 25 P when earning growth is slow. So it does matter. I think if everything goes well, our view is that FY27 and beyond, especially second half FY26 and FY27 for sure, could be that period where banking sector, at least ingredients are there for this sector to get re-rated. So तो जब लीडर री-रेट होता है तो सारे छोटे बैंक, मिड साइज बैंक, क्योंकि कर तो सभी अच्छा रहे होते हैं, राइट, बट जब लीडर ही सस्ता रहेगा तो नीचे वाले तो सब सस्ते रहते हैं. करेक्ट. तो जब लीडर री-रेट होता है तो बाकी दूसरे भी एक साथ री-रेट होते हैं. और सर कैपिटल कैसे फ्लो करता है जनरली? पहले लीडर के पास ज़्यादा जाता है, फिर नीचे वाले कंपनीज के पास ज़्यादा जाता है जब आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो? वो थोड़ा सा बदल रहा है. ओके. व्हाट यू आर सेइंग इज वैलिड. हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले लीडर बेनिफिट करता है, बैंक्स में तो स्पेशली करता ही है. बट द ओनली थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज दैट कैपिटल पूल्स mix has changed. What I mean by that is that a pure small cap sector, small cap fund industry in the mutual fund space has grown to more than 2 lakh plus crore today. Mid caps are more than 2.5 lakh crore. Large and mid cap is 2 lakh crore plus. A large cap itself is a large number. So you have, so आजकल capital हर जगह है और बड़ा size में है. So everybody, like I manage small cap fund also. So मैं small cap में banks ढूंढ रहा हूँ. So it is not, I am not only looking at HDFC Bank or large banks. I am looking at many small size banks which are good quality banks. So I think it is possible, I would say that this, which is why आपने notice किया होगा पिछले 4-5 साल में हर segment of the market has given good performance. Large cap is also given, but mid cap, small cap is also given. So I would suggest, at least I believe that you will probably see performance everywhere. एंड लाइकवाइज ये तो कैपिटल फ्लो की बात हो गई सेक्टर के कंपनियों के बीच में. वैसे ही आप एक लार्ज और मिड कैप स्कीम भी मैनेज करते हो, एक स्मॉल कैप स्कीम भी मैनेज करते हो. तो इन जनरल जब FIDI का पैसा जाने लगता है तो कौन सी पर्टिकुलर डोमेन में ज़्यादा जाता है? पहले लार्ज में ज़्यादा जाता है, फिर मिड और स्मॉल में आता है, या फिर स्मॉल से स्टार्ट होता है? और वैसे ही निकलता है तो कैसे निकलता है? So that there I have a different view, which is always that's been very consistent for us, is that
हमेशा what matters is who is growing how much or which segment of businesses are able to grow at a faster pace. So let's look at last 4-5 years. The reason why small caps and mid caps have delivered better returns, one is PE rating. PE rating इतना बड़ा नहीं है actually. Correct. आप देखने जाओ, so a large part of returns or 80% plus returns, if you try and do attribution analysis of mid cap and small cap segment, is because profit growth. Base इतना कम था कि वहाँ से profit growth बहुत ज़्यादा हुआ relative to large caps, and hence relative to large caps, mid caps and small caps delivered better returns. Correct. Incrementally, where we are sitting today, I would say that I don't think anybody can say that incrementally large cap better करेगा या mid cap better करेगा या small cap, because valuations सब जगह relatively ज़्यादा हो गए. So you have to do stock selection. Correct. So in my opinion, stock selection will be more important than thematic or sectoral or market cap basis. Correct. The other thing that I said is that profit to GDP is at 5.3, and I did tell you that हमको लगता है इस बार 6.8 क्रॉस होगा. What it means is that profit growth का trajectory हमारे देश में अभी भी है. So अगला 2-3-4 साल शायद से it will not be difficult for companies to grow at, if not anything else, at least nominal GDP growth at least. So if profit growth is there, then all that you need to do as a good investor Correct. is to identify right businesses across market caps. Correct. Whether it is small cap, mid cap, large cap, doesn't matter. करेक्ट. एंड सर जैसे आपकी 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसमें आई एम वेरी श्योर कि 50 to 100 स्टॉक्स या उससे भी ज़्यादा होंगे. तो अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आपका क्या प्रोसेस रहता है? व्हाट इज़ योर एंटायर प्रोसेस जहाँ से आप हैंड पिक करते हो कि हाँ ये स्टॉक मेरे स्क्रिप्ट में आए, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आएगा, ये निकलेगा? व्हाट इज़ दैट प्रोसेस? So one is that हम लोग ज़्यादा diversify नहीं करते हैं. ओके. So both my funds would have closer to 50 stocks today. ओके. So we are not into that 100, 150, 200 stocks which many of my peers would have. ओके. क्योंकि हमारा philosophy is growth at reasonable price. We look for limited companies and specific companies. But to answer your question, the way we build our portfolios in both Tata Large and Mid Cap and Tata Small Cap Fund, हम लोग कोशिश करते हैं कि 50% of my portfolio should be in re-rating candidates. What I mean by that is that हम लोग उसमें early investors हैं. करेक्ट. जहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहा है, और अगर हम पेशेंस के साथ 2-4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे कंपनीज डिलीवर करेगा अर्निंग, वी विल मेक लॉट ऑफ मनी. Correct. वी विल गेट, सो यहाँ पे शायद से हम कुछ मल्टी बैगर्स पालेंगे. करेक्ट. ऑन द अदर हैंड मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऑफ मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी एज अ फंड मैनेजर दैट यू कैन नॉट हैव 100% ऑफ पोर्टफोलियो इन री-रेटिंग कैंडिडेट्स, क्योंकि पेशेंस हर कोई आपको दे नहीं सकता है. इन्वेस्टर हर तरह के मेरे फंड में होंगे. कुछ इन्वेस्टर्स मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे के बैठे हैं, कुछ शायद से शॉर्ट टर्म के लिए दे के बैठे हैं. सो आई हैव टू डू जस्टिस टू देयर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. सो विच इज़ वाई 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इनटू कंपाउंडर्स, जिसको हम कहते हैं कि दीज आर वेल नोन कंपनीज. वहाँ पे हमको री रेटिंग और वैल्यूएशन शायद से नहीं मिलेगा, बट दीज आर ग्रोथ कंपनीज. सो प्रॉफिट ग्रोथ विल बी अ की benchmark for making returns. So we balance our portfolio at 50-50 mix. The good thing is that when we both of us agree that market में आज valuation ज़्यादा है, but we've been able to identify a set of companies जहाँ पे we can do justice to that 50% re-rating candidates. तो आज भी market में we believe that stock selection से आपको re-rating candidate मिल सकते हैं. करेक्ट. एंड फॉर द ऑडियंस, री रेटिंग का सिंपल मीनिंग है कि 1 रुपये की अर्निंग को पहले अगर आप 10 रुपये 15 रुपये वैल्यू कर रहे थे, आज वही 1 रुपये को आप ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो क्योंकि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल या फिर रिस्क कम हो गया. ऑन द सेम लाइन सर, सिंस आप 2 फंड मैनेज कर रहे हो, एक प्योर स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड में कितना प्रपोर्शन कंपलसरी है सेबी द्वारा कि आपको इतना पैसा स्मॉल कैप फंड में डालना? Minimum 65%. ओके. मिनिमम 65. And 35% can be a flexi cap approach. पर हम लोग at Tata Mutual Fund, हम लोगों ने ये बेट लिया है कि we will be true to label. So at the time of buying, we will not buy anything other than small caps. Okay. Over a period of time वो definition change होता है हर 6 महीने based on AMFI classification. Definition changes. But at the time of buying, we've been trying to be true to label. और कोई कंपनियां बढ़ के स्मॉल से मिड बन भी जाती वो है. हुआ ही है. वो तो कुछ तो लार्ज कैप भी बन गई हैं. करेक्ट. सो वो तो हुआ है. करेक्ट. एंड फॉर लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड में द स्कीम फीचर सच है दैट मिनिमम 35% ऑफ लार्ज कैप
minimum 35% of mid cap. So Okay. 70% is large cap and mid Mid cap cap. at all time minimum. Okay. There is a 30% allocation which can be flexi cap. Okay. तो मैं अगर चाहूँ तो आई कैन बी 30% स्मॉल कैप ऑल्सो, बट वो थोड़ा कट टू कट हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल आज के पोर्टफोलियो में आई वुड हैव अराउंड 41-42% लार्ज कैप, Okay. 35-36% मिड कैप and around 14-15% small cap and some cash. So that's the current allocation for me. एंड सर जब म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर कैश रखता है, हमने बहुत सारे स्कीम्स में देखा है कि कैश वो लोग रखते हैं ताकि कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई कर सके. वो प्रेशर कितना रहता है कि मैंने कैश होल्ड करके रखे और हम देखते हैं कि रोज़ मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है और मेरा कैश पोजीशन से मेरे को रिटर्न्स नहीं मिल रहे उतने. तो जो इन्वेस्टर का प्रेशर के बारे में जब सोचते हो आप, तो वो प्रेशर कैसा रहता है? So जब तक कैश 10% या उससे नीचे है तब तक जो प्रेशर आप बोल रहे हो वो नहीं होता है. ओके. Because cash doesn't help you during bad times, because ultimately what matters is आपके पास कंपनीज कौन सी हैं. सो कैश रखने का दो कारण होता है. एक तो आप सोचते हो कि आप खराब समय में आपके पोर्टफोलियो को कम गिराओगे, सो दैट्स व्हाई यू कीप कैश. एंड द सेकंड रीजन व्हाई यू कीप कैश इज टू टेक अपॉर्चुनिटी. अच्छा अपॉर्चुनिटी गिरते टाइम में हो तो यू कैन बाय. करेक्ट. I have learned one thing in managing money in the last 24 plus years is that cash alone will never protect your downsides. ओके. It is the portfolio. Even if you have 50% cash, 50% जो कंपनीज आपके पास हैं, अगर वो खराब है तो आप बचा नहीं सकते आपको. करेक्ट. So cash doesn't help. So we don't prefer to keep too much cash. At max, we try and avoid companies going beyond 10% cash. ओके. And the second is to take opportunistic bets जब खराब समय आता है. तो उसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फंड डिफरेंट आंसर. सो स्मॉल कैप फंड में ऑन एन एवरेज वी लॉन्च दिस फंड इन 2018, November 2018 when we started investing. On an average we have kept between 5-8% cash. Okay. एक समय था 2023 में 22-23 में जब हमने 16% भी कैश किया था, बट दैट वाज मोर बिकॉज बहुत पैसा आ रहा था छोटे समय में, तो वी कुड नॉट डिप्लॉय इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो कैश बढ़ गया था. बट अदरवाइज प्लस थोड़ा करेक्शन भी हुआ था 22K Correct. में. So we were sitting on some, we didn't want to deploy aggressively. So average में 5-8% दिखते हैं, पर उसका कारण ये है कि small caps are by nature more illiquid. So कल अगर the risk for a fund manager is that अगर बहुत सारे investors एक साथ redeem किए तो आपको forcefully बेचना नहीं पड़ जाए, इसलिए you try and keep some higher cash so that you can take care of redemptions not by selling shares but from the cash itself. So small cap में we generally keep slightly higher. Okay. Large and mid cap fund is a very liquid fund. Right. So वहाँ पे हमको ज़्यादा कैश रखना नहीं पड़ता है. तो on an average we've been keeping only some 3-4% cash. फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा है, 6% है, but that's nominal. And in general सर, जब मार्केट्स गिरते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ लेने की बात आती है, तो कितना करेक्शन आप सही समझते हो क्योंकि हाँ इतना करेक्शन हो गया टॉप से, अब मैं मार्केट्स में थोड़ा और डिप्लॉय कर सकता हूँ, थोड़ा और एंटर कर सकता हूँ? व्हाट इज़ दैट गुड करेक्शन अमाउंट? सो उसका दो रीजंस होता है. वन इज अगर हमको लगता है कि बिजनेस अर्निंग ग्रोथ में अभी भी स्कोप है, जो कि आज लगता है इन टुडेज वर्ल्ड, बहुत सारे बिजनेसेस में हमको लगता है कि स्कोप फॉर हाई अर्निंग ग्रोथ इज स्टिल वेरी हाई. सो आज अगर कोई 10% गिर जाए तो वील बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. तो हमको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा डाउन साइड आज की तारीख में, बट वक्त की बात है. कोई समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ विल स्लो डाउन फॉर मोस्ट कंपनीज. तो जब ग्रोथ नहीं होगा तो देन 10 भी गिर जाए, 15 भी गिर जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है. सो इट्स वेयर वी सी द फ्यूचर एंड पोटेंशियल टू मेक मनी एंड योर स्टार्टिंग वैल्यूएशन ऑल्सो. आज की तारीख में वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गया है, सो थोड़ा गिरे तो बेटर है. सो वी नाउ डेज वी एक्चुअली होप दैट थोड़ा करेक्शन आ जाए तो बहुत अच्छा है. राइट. एंड आपका कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस जहाँ पे बहुत ही करेक्ट वे में वर्कआउट हो गया कि हाँ अभी ग्रोथ अर्निंग्स में दिख नहीं रही है, या फिर इतनी मतलब आगे के लिए 5-6% दिख रही है, तो एक प्राइस में 20% करेक्शन आया तो आपने डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर लिया, एग्रेसिव कर लिया? ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. राइट. एंड फॉर एग्जाम्पल 2024 में बोथ द फंड्स, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, मार्केट मोमेंटम में था अगर आपको याद हो तो. बट सेकेंड हाफ ऑफ 2024 बोथ द पोर्टफोलियोज वी वर बिजी चेंजिंग आवर पोर्टफोलियो. जो हमारे पास्ट विनर्स थे, वी वर बुकिंग प्रॉफिट्स देयर एंड वी वर बाइंग बिजनेसेस जहाँ पे मार्केट फंडामेंटल इग्नोर कर रहा था.
Right. So we actually made significant changes. Small cap, almost 60% plus of the portfolio we changed. Okay. And large and mid cap we changed almost 45% of the portfolio. So 40-45%. So ये तो हम करते ही रहते हैं, ये तो हमारा ongoing काम है ही है. और सर जैसे मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करना है, तो मेरा क्या प्रोसेस रहना चाहिए? मुझे कौन से 5 फैक्टर्स आपको लगते हैं कि ये 5 फैक्टर देखूंगा तो मैं स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट कर सकता हूँ? So there is no one answer, because why I'll explain this in a different manner is that हर इन्वेस्टमेंट हाउस का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक फिलॉसफी होता है. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हमारा फिलॉसफी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, which mean that we are looking for growth with good quality balance sheet and at a valuation जहाँ से हम अपसाइड पा सकें. That's our style. कोई म्यूचुअल फंड बोलता है कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, दे लुक एट ओनली वैल्यू. सस्ता होगा तो लेंगे, महंगा होगा तो बेच देंगे. कोई इन्वेस्टर होता है जो मोमेंटम देखता है, कोई इन्वेस्टर बोलता है क्वालिटी करेंगे, वैल्यूएशन डजंट मैटर. सो हर स्टाइल का मार्केट में एक समय आता है. करेक्ट. इट इज़ हर स्टाइल हमेशा अच्छा करे ऐसा होता ही नहीं. करेक्ट. So every fund manager, every fund will have good times and bad times. करेक्ट. So our advice would be that one is every investor should take expert opinion, asset allocation जिसको कहते हैं. A good advisor can advise the right fit for depending on his risk reward, and different styles should be present in his or her portfolio. Correct. Because और ज़्यादा greed नहीं रहना चाहिए, because there will be time where my style is performing and others were not performing. Right. There will be time where my style may not perform and others will perform. So अगर आपके पास सब कुछ होगा, different styles over a period of time, you will do very well over a period of time. So I would not suggest that सिर्फ एक को देखिए. You should try and choose across styles and don't choose the top performer. That's the biggest advice that I can give. जो आज top performer है, I will bet with you वो 2 साल नहीं होगा. 2 साल बाद वो नहीं होगा, कोई और होगा. So don't chase top performing funds. Try and think the philosophy and who the manager is, how consistent they are in their thought process and their style. I think that will go a long way. Correct. And one last question, sir. I would like to know if you're okay to answer. कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिस पे आप अभी बहुत ज़्यादा बुलिश हो, एंड कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे आपको थोड़ा बेरिशनेस लग रहा है? So before I give you a sector view, I will give you this view. I did say that मुझे ऐसा लगता है कि we have entered that period, 2025 especially, we have entered that period जहाँ पे stock selection will be more important than sectors. Correct. For example, पिछले 3 साल में, if you notice in mutual funds itself, a large part of capital has come in thematic funds, sector funds, or market cap specific funds, because that was the right way to invest. उस टाइम पैसा बनने का स्कोप बहुत था. We have reached valuation level जहाँ पे, and plus we have reached, like I said, 5.3% of GDP profit हो गया है, बेस बढ़ गया है. And from this base profit you will see divergences. हर कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा. There will be some company जिसने R&D में इन्वेस्ट किया हो या कुछ स्पेशल किया हो, वो डिलीवर करेगा हाई ग्रोथ. So you can, and especially at a higher valuation, choosing the right business will become more important than choosing your sector. Correct. So I, in fact, nowadays tell everybody that diversified funds choose करिए, flexi cap, large and mid cap. These are the focused fund. These are the funds to choose for the next 3, 4, 5 years. But to answer your question, there are a few sectors which I can pinpoint. One clearly that we discussed already is banking and financials. Right. Valuations are reasonable, which mean that downsides are not very high, which is the most important thing when you invest. Correct. And we think that earnings trajectory सुधरने वाला है 6 महीने बाद. Immediate नहीं होगा. You have to have patience, but I think you should start deploying in this sector. It is worth looking. To us, it looks like a good sector to bet on. At least we are doing that in our portfolios, and that's one sector that I think has positives. From a cautiousness side, there are a few sectors जहाँ पे risk reward does not look very favorable. Now यहाँ पे market है, हर तरह का व्यू होता है. Right. मेरा व्यू cautious है, किसी और का व्यू positive हो सकता है. So take different views. My view may not be right, but I believe that
देर आर 2 सेक्टर्स जहाँ और 3 सेक्टर्स जहाँ पे मुझे लगता है मार्केट्स आर optimistic beyond fundamentals today. In the short term, you may not make too much money, which is IT software. IT sector मुझे लगता है is Correct. overly priced relative to their fundamentals. Second is auto sector. I think we are entering a relatively slower growth phase in the next 1-2 years. And given the valuation जहाँ पे है, शायद से पैसा थोड़ा सा risk reward is not so much in favor. ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, but you may not make too much money. Right. And lastly, I would say pharmaceuticals. Okay. That's also one sector जहाँ पे fundamentals make me believe that time has come to be slightly cautious. Right. All right. I think the podcast was very insightful, sir, because there were few questions which I had in mind कि मुझे ये आपसे पूछने हैं, समझने हैं, given your expertise जो आपने 25 साल markets में बिताया लगभग. So thank you for being on the show, sir, and it was wonderful to host you. Thank you so much for inviting me. More than happy to do this again.